जी सर, ये है जी लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है कि मैथमेटिकल प्रोग्राम, मतलब एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना, उसकी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, कि वो ऑप्टिमाइजेशन यही चीज़ है ना कि हम उसकी, मतलब कोई भी गिवन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम कैसे उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है जी लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली वही तीन चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट है कि डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है, कि किस चीज पे हमने डिसीजन लेना है, ठीक है, वो आ जाएगा और उसकी मदद से हम निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, और द वैल्यूज ऑफ द डिसीजन मस्ट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, फिर हम कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करेंगे कि क्या क्या उसमें कंस्ट्रेंट है, क्या क्या चीज है, कोई कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट है, कोई डिमांड की कंस्ट्रेंट है, जो भी डिफरेंट उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। और तो इसकी जनरल फॉर्म मतलब ये नीचे लिखी हुई है इसने कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जी, एक जी डिफाइन कर दे कोई भी आउटपुट के सेंस में, और सी ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम बना रहे हैं, या नंबर ऑफ कोई भी इसमें चीज हो सकती है। और सी जो है वो कॉस्ट भी हो सकती है, अगर कॉस्ट के सेंस में देखेंगे तो वो फिर मिनिमाइज होगा, और अगर प्रॉफिट के सेंस में देखेंगे तो वो फिर मैक्सिमाइज होगा। ठीक है जी, और सब्जेक्ट टू, अब सब्जेक्ट टू मतलब वही कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है इसके अंदर। पहली तो वही बात है कि उसमें पॉजिटिव होनी चाहिए, वो आगे डिफरेंट मतलब हुआ। ठीक है, तो ये उसकी बेसिक वो है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक उसने फार्मूला एक बता दिया। ठीक है, आगे इसकी देखते हैं वो क्या है। ये तो ये इसकी डिफरेंट वो असम्पशंस हमने की हैं इस मॉडल के अंदर। एलपी मॉडल है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, फर्स्ट है कि लिनियरिटी। लिनियरिटी क्या मतलब कि अगर हम सपोज कहते हैं कि द फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 2 आवर्स, ठीक है, कि एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसी तरह 50 बनाने के लिए हमें 100 जो है ना आवर्स लगेंगे। ठीक है जी, सिंपल मतलब अगर वो 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो आउटपुट है वो भी 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक लिनियरिटी या प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है जी, उसके बाद है डिविजिबिलिटी, के नॉन इंटीजर वैल्यू जो है ना वो उसकी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर वही आगे हम जैसे हम आज वाले में पढ़ रहे हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग, वो इसकी स्पेशल एक टाइप है कि हम उसमें कह देते हैं कि उसमें नॉन फ्रैक्शन जो वैल्यूज हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें फ्रैक्शन वैल्यूज हो सकती हैं। तो डिविजिबिलिटी भी इसमें होल्ड करती है इस मॉडल के अंदर, जो हमने अज्यूम किया कि डिविजिबल है वो। ठीक है, उसके बाद है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स कि हम उसकी वैल्यू कोई ना कोई फाइंड कर सकते हैं, ये नहीं कि हम कहें कि यार वो अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं, कोई एरर है। मतलब सर्टेन कोई वैल्यू है कि सपोज अब जैसे फर्स्ट हमें पता था कि फर्स्ट यूनिट जो है वो 2 आवर में बन रहा है, तो इसी तरह हम अगर 50 की निकालना चाहें तो वो हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल। ये नहीं हम कहेंगे कि यार इसमें कोई शक है। वो सिंपल एक वो है। वो दूसरी उसमें हो सकती है वो क्या नाम है, मतलब जो डेली लाइफ में जैसे हम उसको करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इस सॉल्विंग के सेंस में हम देखेंगे तो वो वैल्यू सर्टेन आएगी, कि कांस्टेंट नोन वैल्यू आएगी। फोर्थ इस पे है एडिटिविटी। एडिटिविटी मीन्स के वही बेसिक हम उसको ऐड करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, उस सेंस में। तो कि कोई ना कोई दो चीजें ऐड करेंगे तो उसका एक इफेक्ट होगा। ठीक है जी, the total effect of each decision variable profit cost must equal to the sum of the effects। ठीक है, कि अगर सम भी करते हैं तो उनका इफेक्ट उसी तरह सम के एडिटिव होना चाहिए। ठीक है जी, the total amount of resources consumed, ठीक है, must equal to the sum of the resources used। कि वो जितना आपने कंज्यूम किया रिसोर्सेज वो उसके इक्वल होना चाहिए हमेशा, सम ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड। ठीक है जी, कि एक एक डिसीजन वेरिएबल को अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसका अफेक्ट भी उसी तरह उतने ही फैक्टर से चेंज होगा, ये इसका मतलब। और लास्ट पे है नॉन नेगेटिव। हम कहते हैं कि वो नेगेटिव नहीं उसकी वैल्यूज होती, एक्स की वैल्यूज या जो भी हम यूनिट्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे उसमें या देखेंगे जो भी, तो वो पॉजिटिव ही होंगी, उसमें नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये इसमें 4-5 अजम्पशंस हैं। तो सिंपल बस इसकी एग्जांपल देखते हैं हम।
एग्जाम्पल क्या है कि फर्म इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, ए बी, अब देखें गिवन है 2 प्रोडक्ट बना रही हैं वो, और 3 kg का रॉ मटेरियल फर्स्ट के लिए चाहिए, और 5 लेबर आवर्स जो है ना, मतलब लेबर आवर भी गिवन है, और 3 kg रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल अलग से गिवन है, एक लेबर की उसमें अलग से गिवन है। इसी तरह जो बी है उसके अंदर भी 6 kg रॉ मटेरियल चाहिए आपको, और 4 लेबर आवर्स चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको आ गई। और ये गिवन है कि एवरी मंथ द फर्म हैज अवेलेबिलिटी ऑफ 60 kg, ठीक है। अब ये जो है कंस्ट्रेंट है, मतलब कि 60 kg ही अवेलेबल है आपके पास एक महीने का, या मतलब डिफरेंट उसमें हो सकता है, और 70 लेबर आवर्स, कि लेबर आवर की कंस्ट्रेंट ये है कि 70 से ज्यादा नहीं आप उसको कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि 5 डेज वर्किंग है, या 8 आवर शिफ्ट है एक दिन की, तो वो उस सेंस में हम देखते हैं तो वो 80 लेबर आवर बना। अब इसने 70 दी है तो इसकी डिफरेंट उसमें वो है, ठीक है। और रॉ मटेरियल की उसने गिवन है कि 60 kg का, मतलब उसने अपने बजट के मुताबिक जैसे भी एक डिफाइन किया हुआ है 60 kg। और मतलब प्रॉफिट गिवन है ए और बी का, 30 रुपीज जो है ना ए का है, और 40 रुपीज ए का है। तो वो कहता है कि अब इससे आपने क्योंकि प्रॉफिट गिवन है सिंपल, तो अगर नीचे कुछ लिखा भी ना हो तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि अब इसने प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है। अगर कॉस्टिंग गिवन होगी तो वो मिनिमाइज का प्रॉब्लम होगा, अगर इस तरह प्रॉफिट गिवन होगा तो उसमें वो फिर मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है जी। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, बेसिक वही, पहले सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल आपने डिफाइन कर लेना है। डिसीजन वेरिएबल क्या है कि x1 और x2, मतलब क्योंकि ऊपर उसने बता दिया था कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो वही 2 प्रोडक्ट जो हैं उन्हीं को हमने उनके यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं। तो वो हो जाएगा कि x1 x2 बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है कि x1 जो है ना वही नंबर ऑफ यूनिट्स थे, और 30 रुपीज उसका प्रॉफिट था। तो टोटल प्रॉफिट इस केस में क्या निकलेगा, 30 इंटू x1 क्या है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए, इसी तरह 40 उसका बी का वो था प्रॉफिट था, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी। तो इन दोनों को हमने, जब मैक्सिमम इसका आंसर आएगा वो जी होगा, तो इसको हमने मैक्सिमाइज करना। और कंस्ट्रेंट क्या क्या है इसमें, नंबर 1 के उसके रॉ मटेरियल की कंस्ट्रेंट, कि मतलब उसने गिवन था कि 60 kg जो उसके पास रॉ मटेरियल है, तो वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब 60 kg से आप ज्यादा तो नहीं ना बढ़ सकते क्योंकि गिवन है 60, ठीक है जी, क्योंकि ये वो है मटेरियल कंस्ट्रेंट है, ठीक है जी। एक वो है कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, ठीक है, कि कैपेसिटी आपकी इतनी है, ठीक है। तो 3 kg चाहिए थे ए को, और 6 kg चाहिए थे बी को, तो सिंपल 3 इंटू x1 6 इंटू x2 वो लेस देन हो जाएगा 60। और लेबर कंस्ट्रेंट वो भी आपके पास, ये भी कैपेसिटी की फॉर्म है कि आपकी इतनी कैपेसिटी, मतलब 70 लेबर आवर्स ही आपने काम करना है, तो वो भी लेस देन इक्वल टू 70। तो 5x1 5 लेबर आवर गिवन थे ए के, और 4 लेबर आवर गिवन थे बी के, तो लेस देन 70 हो गया। और नॉन नेगेटिव भी हमने पीछे डिफाइन किया था कि हमेशा x1 x2 की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास, अब ये आपके पास एलपी प्रॉब्लम, मतलब ये मॉडलिंग आपने कर ली है इसकी, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं? यार इसमें मेरा क्वेश्चन है, पता नहीं इससे मिलता जुलता है या इससे हटके है। जिस तरह मटेरियल कंस्ट्रेंट लेट्स से इसके लिए हम लोग जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो भी x1 है और x2 है। हम्म लेबर कंस्ट्रेंट के लिए भी हम लोग वेरिएबल्स जो यूज कर रहे हैं वो भी x1 है और ये भी x2 है। तो हम्म। लेट्स से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर जो निकलेंगे x1 का वो किसका होगा, बेसिकली वो मटेरियल का होगा या वो लेबर का होगा? नहीं नहीं, x1 x2 जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ए बी की। x1 x2 हमने डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स या जितने प्रोडक्ट आपने बनाने हैं। मटेरियल कंस्ट्रेंट ये डिफाइन कर रही है कि इससे ज्यादा नहीं आप होंगे, मतलब कंस्ट्रेंट की मदद से आप इसका आंसर अब फाइंड करेंगे। जैसे सर ने ये लास्ट लेक्चर में नहीं बताया, वो थोड़ा था कि अब इसी को आप वो डिफाइन करके ना, तो उसमें ग्राफ की मदद से या दूसरे फॉर्म में कोई सॉफ्टवेयर की मदद से आप इन तीनों, ये 3 इक्वेशन है एंड वाली, ये 4 सॉरी, इन चारों की मदद से आप इसका सोल्यूशन आप फाइंड करेंगे। ये तो आपने उसकी मैथमेटिकल जो है ना मॉडलिंग की है।
तो अब X1 वो आगे मैं थोड़ा सा जाते हैं ना, जब उसमें एक दो मैं एग्जांपल आपको करा देता हूँ सोल्यूशन की। ये असल में X1 X2 प्रोडक्ट्स हैं A और B, ठीक है ना। ठीक हो गया, ठीक है। ये उसमें कंफ्यूज नहीं करना। मटेरियल तो एक मटेरियल तो वैसे कंस्ट्रेंट है ना आपके पास, लेबर कंस्ट्रेंट है कि लेबर इससे ज्यादा नहीं हम यूज कर सकते, मटेरियल इससे ज्यादा नहीं आप यूज कर सकते, ठीक है जी। आगे इसका एग्जांपल एक और देखते हैं। अच्छा जी, तो अब ये उसी से, लेकिन ये है मिक्स मिक्स प्रॉब्लम है, मतलब उसमें एक मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। वो जैसे कल हम वो डोनट्स वाला कर रहे थे, तो ये उसी तरह का है कि एक गिवन है, बाउल है और मग है, दो चीजें उसमें बन रही हैं, ठीक है। और लेबर वो उसमें क्या है 1 आवर पर यूनिट, मतलब ये फॉर्म एक गिवन है, टेबल आपके पास गिवन है, ठीक है। तो कहता है इसको अब कैसे आप सॉल्व करेंगे। और रिसोर्स अवेलेबिलिटी ये भी गिवन है, ये अब ये कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास कि 40 आवर्स ऑफ लेबर्स आपके पास है बस, और 120 पाउंड जो है ना वो क्ले है। तो इधर से ही आप इसको सिंपल, जो भी आपके पास वो रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट है ना, वो सिंपल आपने वो लेस देन हमेशा होना चाहिए उससे। तो ये डायरेक्टली आप देख लें, लेस देन 40 लेस देन 120। मैक्सिमाइज आपने क्या करना है, वही आपने बताना है कि नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ मग्स कितने आपने बनाने हैं। तो वो आपने डिफाइन कर दिया X1 और X2, नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ मग्स, ठीक है जी। और मैक्सिमाइज आपने क्या करना है, क्योंकि वही प्रॉफिट गिवन है फिर से, तो वो प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज आपने करना है। अगर कॉस्ट गिवन होती तो वो उसको मिनिमाइज आप करते। तो 40 इंटू X1, क्योंकि 40 प्रॉफिट हो रहा था बाउल के ऊपर और 50 प्रॉफिट हो रहा था मग के ऊपर, तो सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और कंस्ट्रेंट कैसे आ गई, लेबर कंस्ट्रेंट क्या है, 40 आवर्स गिवन है लेबर पर डे, एक दिन में 40 आवर्स लेबर का है, मतलब जितने बंदे हैं उस हिसाब से उन्होंने किया हो जो भी, ठीक है। तो ये अब लेबर के लिए आपको क्या चाहिए, बाउल का 1 आवर चाहिए, मतलब 1 घंटा लेबर को लगता है बाउल बनाने के लिए, तो इसलिए 1 इंटू X1 ये सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। और मग के लिए 2 घंटे चाहिए, तो इस तरह से प्लस हो गया 2X2 लेस देन 40, ठीक है जी, कि 40 आवर्स से ज्यादा नहीं आपने जाना। सेकंड कंस्ट्रेंट है 120 पाउंड्स की, इसी तरह से ये 4 और 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नॉन नेगेटिव। ये भी सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं जी। चलिए आगे चलें फिर। ये भी मिक्स वही है, प्रोडक्ट मिक्स की एग्जांपल है, लेकिन थोड़ी सी इसमें वो वर्किंग ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी मिक्स है, पीछे से वैरायटी है, ठीक है, मटेरियल में भी डिफरेंट है, ठीक है। देखते हैं इसको। तो 4 वैरायटीज ऑफ टाइज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब उसने गिवन है कि 4 तरह की वो टाई बनाते हैं, ठीक है। एक है ऑल सिल्क, एक है पोलिएस्टर, एक है पोली कॉटन 1 और एक पोली कॉटन 2। आगे उसने डिफरेंट उसकी सेलिंग प्राइस, अब ये प्राइस गिवन है इसमें, और मिनिमम सॉरी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इतनी उसकी बनानी ही बनानी है, ठीक है। और डिमांड है कि डिमांड से मैं आप ज्यादा से नहीं कर सकते, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। और मटेरियल रिक्वायर्ड है, और इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। और कॉस्ट पर यार्ड गिवन है कि सिल्क जो है वो इतने डॉलर आपको पर यार्ड कॉस्ट पड़ रही है, पोलिएस्टर में इतने डॉलर पड़ रही है, और कॉटन में इतने डॉलर पड़ रही है, ठीक है। और इतने मटेरियल ये अवेलेबिलिटी, मतलब जितने इतने इतने यार्ड्स अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है जी। तो गोल क्या करना है कि मंथली मैक्सिमाइज इट्स मंथली प्रॉफिट, ठीक है। तो अब उसने क्योंकि गिवन है, प्रॉफिट गिवन है कि प्रॉफिट ही निकालना है, तो उसमें से आपको पहले कॉस्ट में से सॉरी प्राइस में से उसकी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तो फिर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब ये देखें, ये गिवन है सेलिंग प्राइस है, ये चारों टाइप्स की गिवन है, तो इससे आप पहले उसका वो निकाल लें, प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। वो कैसे आएगा, वो गिवन है इधर प्रॉफिट, अच्छा डिसीजन वेरिएबल तो 4 ही आपके पास, वही कि नंबर ऑफ सिल्क टाइज है, नंबर ऑफ पोलिएस्टर टाइज है, ब्लेंड 1 है, ब्लेंड 2 है, मतलब कितनी कितनी आपने टाइज बनानी है। ये आपका वो हो गया, डिसीजन वेरिएबल आ गया, ठीक है जी। अब प्रॉफिट कैसे निकालना है, वही प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, जितनी सेलिंग प्राइस है आपकी, ठीक है, माइनस आपने कर देना है कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे फाइंड होगी, वो होगी कॉस्ट पर यार्ड
इंटू यार्ड इंटू टाई, यार्ड पर टाई, क्योंकि कॉस्ट पर यार्ड गिवन है और ये वाली रो में मटेरियल रिक्वायर्ड पर यार्ड कि हर टाइप के लिए गिवन है कि इतना इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो सिंपल $6.7 इसकी प्राइस थी, ये इधर से ये, और 21 हाँ $21 इसकी कॉस्ट पर यार्ड है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसको सिंपल कितनी यार्ड आपको चाहिए, ये है 0.125, तो सिंपल वो आपके पास ये अब आपकी प्रॉफिट आ गया इसमें सिल्क टाई के लिए। इसी तरह पॉलिएस्टर टाई के लिए कैसे आएगा, उसकी वो गिवन है 3.55 माइनस आपने कर देना है $6 जो इसकी कॉस्ट आ रही है पर यार्ड, और कितने यार्ड चाहिए 0.08। ठीक है, ये उसकी इसी तरह प्रॉफिट आ गया। अब ब्लेंड वन ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें कि क्यों इसकी डॉलर प्राइस तो गिवन है 4.31, ये सिंपल हो गया। अब कॉस्ट कैसे निकालनी है, क्योंकि ये ब्लेंड है, दो चीजों का मिक्सचर है, तो इसलिए आपको दोनों चीजों की लैदा से वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है 50% पॉलिएस्टर है और 50% कॉटन है, तो इसको जो है क्या नाम है $6, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दें आप 0.01, ये उसकी वो है टोटल रिक्वायर है टोटल। अब टोटल में वो कह रहा है 50% पॉलिएस्टर है, तो इसको फिर आप 50% से मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाएगा 0.05। इसी तरह प्लस कर देंगे आप $9, क्योंकि इसमें दूसरी चीज है कॉटन, 50% कॉटन, तो इसी तरह $9 इंटू 0.1 और इंटू 50% फिर से, तो ये अब टोटल वो आ गई, कॉस्ट आ गई, और इसमें से आपने माइनस कर दिया तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। इसी तरह ब्लेंड 2 के लिए भी उसी तरह आपने करना है कि -$6 पहले, लेकिन इसमें पॉलिएस्टर वगैरह 30% यूज हो रहा है, तो इसको ये जो चीज है मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब टोटल मटेरियल इतना है, तो 30% के लिए क्या होगा 0.03। ठीक है, इसी तरह $9 उसकी कॉस्ट है कॉटन की, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 70% से, तो ये उसका प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट चारों के आगे सिंपल, तो उसी तरह हम मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी जो पॉलिएस्टर का है उसको मल्टीप्लाई बाय x2 नंबर ऑफ यूनिट ऑफ उसके आगे। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। और कंस्ट्रेंट्स अब इसकी थोड़ी बहुत देख लें, वो भी थोड़ा ट्रिकी है इसमें। सबसे पहले क्या है कि वो है अच्छा, इसका सबसे पहले इसका क्या है कि 800, मतलब जो मटेरियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि मतलब 800, 3000, 1600, ठीक है, ये उसका मटेरियल गिवन है कि इससे ज्यादा नहीं हम यूज कर सकते, ये पर मंथ हमारे पास इतना ही अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ यूनिट इसके बनेंगे वो 800 से लेस होने चाहिए हमेशा, क्योंकि इसकी ये मटेरियल कंस्ट्रेंट है, इसके अवेलेबल ही इतना है। ठीक है जी, तो 800 यूनिट लेस होगा। ठीक है, और सिंपल 0.125 क्या है कि इतना मटेरियल रिक्वायर है एक उसके लिए, तो टोटल के लिए कितना होगा वो नंबर ऑफ यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दें x1 जो है जो भी आएगा। ठीक है, इसी तरह अब जो है पोलिएस्टर है, अब इसमें पोलिएस्टर में थोड़ा ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि पोलिएस्टर इधर भी यूज हो रहा है, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में भी और फोर्थ में भी, तीनों तीन जगह पे पोलिएस्टर यूज हो रहा है। ठीक है जी, तो उसी तरह लेस देन 3000 होना चाहिए, तो हमें ऊपर टेबल से पता चल गया, और 0.08 ये इसकी है पॉलिएस्टर की गिवन है 0.08, तो वो x2 से हो गया। ठीक है, और इसमें सेकंड वाले में कितना था 0.10, लेकिन वो कहता था 50%, तो वही 0.05, सिंपल 50% इंटू 0.1, तो वो आ जाएगा 0.05, उसका 50% कितना होगा 0.05 x3। इसी तरह 30% इसमें यूज हो रहा है, तो वो 0.03 इंटू x4, और थर्ड वाला भी इसी तरह। अब जो है कॉटन है, सॉरी कॉटन है 1600, वो गिवन है और दो जगह पे यूज हो रहा है, एक जगह पे 50%, एक जगह पे 70%, तो ये सिंपल 0.05 और 0.07। सेकंड नंबर पे कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या थी कि कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मिनिमम आपने इतना बनाना है, तो ये हमेशा क्योंकि मिनिमम है तो उससे ग्रेटर आएगा हमेशा, कि x1 यूनिट्स जो होंगे
वो ग्रेटर होंगे 6000 से, x2 यूनिट्स 10,000 से, 13,000 से, 6,000 से। ये सिंपल उसकी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रेंट आ गई कि वो मिनिमम क्वांटिटी उसने बता दिया, इससे कम नहीं आपने बनानी, तो नुकसान होगा आपको, वो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। और सेकंड कंस्ट्रेंट है डिमांड की। डिमांड क्या मतलब होता है कि डिमांड से ज्यादा नहीं आप बना सकते, उसमें भी आपको नुकसान होता है, क्योंकि वो चीज वो यूज नहीं होगी जब, या बिकेगी नहीं, सेल नहीं होगी, तो आपके वो उसमें पड़ा रहेगा वेयर उसमें, तो आपका नुकसान होगा। तो इसका मतलब है वही x1 x2 x3 x4 सिंपल लेस होना चाहिए जो जितनी भी डिमांड है आपके पास। ठीक है जी, ये थोड़ा सा है ट्रिकी, लेकिन प्रैक्टिस इसमें यही है, प्रैक्टिस करें 2-3 दफा तो हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं? हेलो। अच्छा, ये जो हमने किया है सब्जेक्ट टू के नीचे जो राइट साइड पे है, जी जी 0.125 x1 इज लेस देन इक्वल टू 800, जी। ये बेसिकली क्या, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टोटल मटेरियल निकाल रहे हैं कि कितना मटेरियल ये लगेगा? सारी कंस्ट्रेंट्स है ना, ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है। कंस्ट्रेंट आपको क्या बताती है, मतलब आपने सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, कंस्ट्रेंट से। और कंस्ट्रेंट क्या है कि जो डेली लाइफ में आपकी जैसे प्रॉब्लम होती है, आप उसमें देखते हैं कि हमेशा कोई ना कोई वो एक कंस्ट्रेंट होती है, मतलब 8 घंटे लिमिट्स का। कह लें आप, हाँ लिमिट्स कह लें कि इससे हाँ ज्यादा हाँ, हम नहीं कर सकते या इससे हाँ कम जी नहीं कर जी सकते, जी जी। उसके अंदर रह के हमने काम करना है। उसके अंदर रह के, तो अब ये जैसे 800 गिवन है कि मतलब इतना मटेरियल आपके पास एक हफ्ते में, वो सॉरी एक महीने में अवेलेबल है, तो उससे ज्यादा आप हम्म बना नहीं सकते। हम्म। ठीक है। तो इसका ठीक मतलब है ठीक कि ठीक। x1 के जो यूनिट्स हैं वो लिमिट हो रहे हैं 800 से, 800 से ज्यादा नहीं आप जाओगे। ठीक हो गया, सही। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको डिफाइन, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना उस पे, ग्राफ पे या जिस पे भी, फिर ये चीजें आपकी सारी वो डिफाइन करेंगी ये एक एरिया को, फिर उधर से आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे। ठीक है, कंसेप्ट तो उसका क्लियर हो गया, क्या आप कहना चाह रहे हैं, सारा समझा गया। हाँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप है ये इसका। थोड़ा सा क्योंकि मिक्स है ना, उसमें 3-4 चीजें हैं, तो उसको मतलब इंडस्ट्री में अब इस तरह की चीजें यूज होती हैं ज्यादा। ठीक है, इसको सही, ठीक हो गया। सेक्शन रीस्टार्ट कर ले मेरे से, वो खत्म होने वाला टाइमर। अगर आपके 10 बंदे से ज्यादा हैं तो सेशन कितने हैं अभी? बंदे 6 हैं, 6 पे जरूरत नहीं है, चलता रहेगा ये। और है ऊपर रिमेनिंग टाइम 5 मिनट। जाते रहे, फिर देखते हैं, अगर स्टॉप हो गया तो हो जाएगा। यार जूम का यही है, 10 बंदों से ऊपर होता है मेरे ख्याल, या लिमिट है उसकी, ये 3 की है शायद, पता नहीं। तो नहीं, इधर तो आ रहा है अभी। चलो देख लेते हैं आगे। अच्छा जी। तो ये करनी है प्रॉब्लम, या आगे देखते हैं कोई और डिफरेंट टाइप के? जरा बाकी से क्विकली पूछ। गो थ्रू करा दीजिएगा जो सेम प्रॉब्लम है। ये भी करा दूं? जी करवा दें जरा क्विकली। अच्छा जी। तो अब ये उसी तरह से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो है। वो कहता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर वो डिफरेंट मतलब वो प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है जी। ड्रिलिंग, शेपिंग और पॉलिशिंग। ठीक है। और सेलिंग प्राइस ABC, अब ये गिवन है 8 रुपीज, 10 रुपीज, 14 रुपीज। ठीक है। तो ऑल पार्ट्स कैन बी सोल्ड, और कास्टिंग ऑफ पार्ट्स A, B and C रिस्पेक्टिवली। और कास्टिंग की उसने कॉस्ट गिवन है 5 रुपीज, सॉरी ABC की अलग अलग है 5, 6 और 10। और कंपनी पर ओनली वन ऑफ द ईच टाइप ऑफ मशीन, एक ही उसके पास मशीन है। और पर आवर जो कॉस्ट उसकी आ रही है 3 मशीन की, वो आ रही है 20, 30 और 30। तो अब वो कहता है कि ये गिवन है कैपेसिटी, मतलब ड्रिलिंग के ऊपर पार्ट ए को जो है ना 25, वो 25 पार्ट ए मतलब ड्रिल हो रहे हैं 1 आवर के अंदर। इसी तरह पार्ट बी जो है वो 40 यूनिट्स ड्रिल हो रहे हैं 1 आवर के अंदर, और पार्ट सी के भी 25 हो रहे हैं। मतलब ये उनकी गिवन है, कैपेसिटी गिवन है। ठीक है, 1 आवर के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इसका वो कह रहा है कि LP मॉडल आप वो डिफाइन करें। तो X1 X2 X3
ठीक है। अब ए बी सी उसने गिवन था पहले से कि 3 पार्ट्स हैं, तो इनके आपने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं, वो x1 x2 x3 आपने डिफाइन कर लिए, ठीक है जी। और अब सबसे पहले आपको इसकी वो निकालनी पड़ेगी कॉस्ट टोटल, सॉरी वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे, सेलिंग प्राइस हमें गिवन थी 5, 6 और 10, ये ऊपर ये 5, 6 और 10, ठीक है जी। अब इसके अंदर सॉरी परचेज प्राइस है ये, तो ड्रिलिंग कॉस्ट, शेपिंग कॉस्ट, पॉलिशिंग कॉस्ट वो कितनी कितनी आएगी, फिर उसको ये क्या नाम है उसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से, ठीक है, टोटल कॉस्ट, तो फिर हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो ड्रिलिंग कॉस्ट अब कैसे आ रही है कि वो कहता है कि 20 जो है ना, हाँ 20 ये सॉरी 3 मशीन की जो है ना कॉस्ट ये है, ठीक है। तो 20 रुपीज एक पूरी मशीन की 1 घंटे की वो है कॉस्ट है, ठीक है, पार्ट ए की, एक पार्ट की सॉरी। तो 25 पार्ट उसके घंटे में वो आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्ट की कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कि कितने 25 वो बना रहे हो ना, तो एक यूनिट की ये कॉस्ट आ गई 0.8, मतलब पार्ट ए को ड्रिलिंग के लिए इतने पैसे लग रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह पार्ट बी का भी क्या है, ड्रिलिंग ड्रिलिंग तो 20 जो है ना वो सेम है, 20 रुपीज तो कॉस्ट सेम आ रही है सबकी, लेकिन इसमें यूनिट्स कितने वो हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर 40, मतलब 1 घंटे में 40 यूनिट्स पे कॉस्ट सेम आ रही है, 20 रुपीज ही आ रही है, लेकिन पार्ट बी के यूनिट्स ज्यादा हो गए, 40 हो गए, तो इसका मतलब है उसकी पर वो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह 20 रुपीज कांस्टेंट है और 25 जो है इसके पार्ट सी के हो रहे हैं, ठीक है, तो वो 0.8 फिर से। तो इसी तरह शेपिंग की कॉस्ट आप निकाल लोगे, मतलब 30 रुपीज गिवन है ये फॉर शेपिंग, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना आपने नंबर ऑफ यूनिट्स जो इधर हमें गिवन है, उससे आपके पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी तीनों की, ठीक है। इसी तरह थर्ड पॉलिशिंग, मतलब ये सारी ड्रिलिंग, शेपिंग और पॉलिशिंग की पार्ट ए की कॉस्ट आ गई सारी। तो परचेज प्राइस मतलब जितने में हम उसका मटेरियल या वो खरीद रहे हैं वो है 5 रुपए या $5 जो भी, उसमें आप ये सारे तीनों ऐड कर दोगे पार्ट ए के लिए, तो वो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 7.75। तो ये पार्ट ए की टोटल कॉस्ट बन गई। टोटल जो सेलिंग सॉरी वो है जितने पे आप उसको बेच रहे हो